नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी या विपक्ष की एकजुटता सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखेगी? यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो होता है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। 403 विधानसभा सीटों वाला यह राज्य भारत की राजनीति की दिशा तय करता है। पिछले 3 दशकों में यहां की राजनीति ने कई बार देश की राजनीति को बदला है। कभी मंडल कमीशन की राजनीति, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा, कभी दलित राजनीति का उभार और अब हिंदुत्व की राजनीति। हर बार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी है। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, जो इस पूरे परिदृश्य पर अपना विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। राजेश जी ने पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से देखा है और समझा है। उनका मानना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति की वापसी का भी चुनाव हो सकता है। राजेश जी, सबसे पहले यह बताइए कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति कैसी दिख रही है? क्या वाकई में भाजपा को हराना संभव है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा को सत्ता से दूर करना संभव भी है और आवश्यक भी, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, विपक्ष की ईमानदार एकता। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 403 सीटें हैं, वहां हर वोट मायने रखता है। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.3% वोट मिले थे, यानी 60% से ज्यादा वोट उनके खिलाफ गए थे। लेकिन फिर भी वे 265 सीटें जीतकर सत्ता में आ गए। इसका मतलब यह है कि विपक्षी वोट बिखरे हुए थे। समाजवादी पार्टी को 32.1% वोट मिले, बसपा को 12.9% और कांग्रेस को मात्र 2.3% वोट मिले। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो क्या होता। करीब 47 to 48% वोट शेयर के साथ वे भाजपा को आसानी से हरा सकती थीं। यही तो भाजपा की चालाकी है। वे जानते हैं कि विपक्ष का एकजुट होना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट प्रतिशत नहीं, विपक्ष का बिखराव है। जब बसपा अलग, सपा अलग, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती हैं, तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब वोट बट जाते हैं। यही तो भाजपा की रणनीति है। वे जानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा केवल 33 सीटें जीत पाई। ये एक बड़ा झटका था। अगर बसपा भी इस गठबंधन में शामिल होती तो शायद भाजपा की स्थिति और भी खराब होती। हाल की घटनाओं को देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच प्रारंभिक बातचीत भी हुई है। ये एक सकारात्मक संकेत है। दोनों नेता समझ गए हैं कि अलग अलग रहकर वे भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। अगर बसपा प्लस सपा प्लस कांग्रेस एक साझा मंच पर आती हैं, तो यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक न्याय का गठबंधन होगा। ये वो गठबंधन होगा जो उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। इस गठबंधन की जरूरत क्यों है, इसे समझना होगा। दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बसपा के साथ है। यह समुदाय उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 21% है। इनमें से अधिकांश वोट अभी भी मायावती जी के साथ जाते हैं। चाहे बसपा की स्थिति कमजोर हो गई हो, लेकिन दलित वोट बैंक में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। पिछड़े वर्ग का मुख्य आधार समाजवादी पार्टी के पास है। यादव, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, मौर्य जैसी जातियों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। पिछड़े वर्ग उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 54% है। इनमें से अगर आधे वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल जाएं तो ये एक बड़ी ताकत है। अल्पसंख्यक समुदाय और शहरी मध्यम वर्ग का एक हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ा है। मुस्लिम वोटर, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 19% हैं, वे अभी भी कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। खासकर शहरी इलाकों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाएं, तो ये एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बन जाएगा जो भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। यह सिर्फ वोटों का गणित नहीं है, यह सामाजिक न्याय की राजनीति का पुनरुत्थान होगा। लेकिन राजेश जी, गठबंधन की बात तो ठीक है, पर जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या लोग वाकई में बदलाव चाहते हैं?
बिल्कुल सही सवाल है। जनता आज भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक सवाल पूछ रही है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बेलगाम है? किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ी? निजीकरण से गरीब और कमजोर क्यों पीछे छूट रहा है? संविधान और आरक्षण पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवाओं के पास काम नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद भी लड़के घर बैठे हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रयागराज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ लड़का 3 साल से नौकरी की तलाश में है। वो कहता है कि उसने सैकड़ों जगह आवेदन दिया है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अंत में वो अपने पिता की छोटी सी दुकान चलाने को मजबूर हो गया। ये कहानी हजारों युवाओं की है। छोटे व्यापारी परेशान हैं। जीएसटी की वजह से उनका काम मुश्किल हो गया है। पहले वे आसानी से अपना धंधा चलाते थे, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और तमाम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। छोटे दुकानदार कहते हैं कि सरकार ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। किसान अपनी फसल का उचित दाम नहीं पा रहे। गन्ना किसानों की हालत सबसे खराब है। उनके अरबों रुपए अटके हुए हैं। चीनी मिलों का पैसा नहीं मिल रहा। सरकार वादे करती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। मैं पिछले महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में गया था। वहां एक किसान मिला जिसके पास 30 बीघा जमीन है। वो कहता था कि गन्ने की फसल अच्छी हुई है, लेकिन मिल का पैसा नहीं मिल रहा। उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन पैसे नहीं हैं। वो कहता था कि अगर यही हाल रहा तो वो खेती छोड़कर शहर चला जाएगा। धान और गेहूं की खरीद में भी समस्याएं हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो फसल खराब हो जाती है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हो पाती। दालों और तिलहन की खरीदारी अपर्याप्त है। किसान कहते हैं कि सरकार केवल गेहूं और धान खरीदती है, बाकी फसलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल सब कुछ महंगा हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। गरीब परिवारों की स्थिति और भी खराब है। 1 लीटर खाद्य तेल की कीमत 150 रुपए के पार है। गैस सिलेंडर 800 रुपए से ऊपर है। एक गरीब आदमी के लिए यह कैसे संभव है? मैंने लखनऊ में एक रिक्शा चालक से बात की थी। वो कहता था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से उसकी आमदनी आधी हो गई है। पहले वो दिन में 200 रुपए कमाता था, अब मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता है। उसके 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाए? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। किसान आत्महत्या के मामले कम नहीं हुए हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। निजीकरण की नीति से सरकारी नौकरियों में कमी आई है। रेलवे, बैंक, बीमा कंपनियों में भर्तियां कम हो गई हैं। ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चिंता का विषय है। पहले सरकारी नौकरी एक सुरक्षित विकल्प थी, अब वो भी कम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान और आरक्षण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय इससे चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि उनके अधिकार खतरे में हैं। जब संविधान दिवस मनाया जाता है तो लगता है कि ये केवल औपचारिकता है। असल में संविधान की भावना का सम्मान नहीं हो रहा। दलित समुदाय में ये डर है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षा महसूस कर रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें बदलाव की मांग बढ़ रही है। तो फिर विपक्ष को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा तय करना जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मानना है कि अगर विपक्ष चेहरों में उलझेगा तो भाजपा जीत जाएगी। 2027 का चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं, नीति, संविधान और भविष्य पर लड़ा जाना चाहिए। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी विपक्षी पार्टियां चेहरे के सवाल पर अटकी हैं तो भाजपा को फायदा हुआ है। 2017 में भी यही हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर स्पष्टता नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की। मुख्यमंत्री पद का सवाल गठबंधन बनने के बाद तय होगा। पहले गठबंधन बने, फिर सीटों का बंटवारा हो, फिर चुनाव लड़ा जाए। जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा। यह लोकतांत्रिक तरीका है। यह वही फॉर्मूला है जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अभी से चेहरे की बहस में पड़ना गलत होगा। इससे गठबंधन में दरार पड़ सकती है। भाजपा यही तो चाहती है कि विपक्ष आपस में लड़े। वे जानते हैं कि अगर मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में लड़ेंगे तो उन्हें फायदा होगा। विपक्ष को अपना फोकस जनता के मुद्दों पर रखना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, संविधान की रक्षा, आरक्षण की सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं जिन पर जनता का भरोसा जीता जा सकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बदली तो उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। एक व्यापक घोषणा पत्र तैयार करना होगा जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ हो।
युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, किसानों के लिए फसल का उचित दाम, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सुरक्षा। ये घोषणा पत्र केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के आधार पर बनना चाहिए। मैं सुझाऊंगा कि विपक्ष को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसमें वे सभी मुद्दे हों जिन पर तीनों पार्टियां सहमत हैं। फिर इस प्रोग्राम को लेकर जनता के सामने जाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर ठोस योजना होनी चाहिए। हर साल कितनी नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। महंगाई को कैसे काबू में लाएंगे, इसकी रणनीति होनी चाहिए। किसानों की आय कैसे बढ़ाएंगे, इसका रोड मैप होना चाहिए। लेकिन राजेश जी, गठबंधन बनाना और उसे जमीनी स्तर पर उतारना दो अलग बातें हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली लड़ाई बूथ पर होती है। कागज पर गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे उतारना मुश्किल काम है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो साझा उम्मीदवार तय करने होंगे। हर सीट पर एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। कोई भी पार्टी अपना रिबेल उम्मीदवार नहीं खड़ा करे। यह बहुत जरूरी है। 2017 में यही गलती हुई थी। कई जगह रिबेल उम्मीदवार खड़े हो गए थे, जिससे वोट बढ़ गए थे। इसके लिए एक मजबूत कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता हों। हर सीट पर बैठकर तय करना होगा कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा। यह फैसला जाति, समुदाय और स्थानीय समीकरण के आधार पर करना होगा। दूसरा, कार्यकर्ताओं का तालमेल होना चाहिए। बसपा के कार्यकर्ता सपा के उम्मीदवार के लिए काम करें, सपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम करें। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। इसके लिए जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होंगे। कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि यह सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। तीसरा, सार्वजनिक हमले बंद करने होंगे। अगर गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? सभी पार्टियों को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देने होंगे कि वे गठबंधन के किसी भी साझेदार के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। चौथा, संयुक्त प्रचार करना होगा। सभी नेता एक साथ रैलियां करें, एक साथ जनसभाएं करें। जनता को दिखे कि विपक्ष वाकई एकजुट है। मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को एक साथ मंच पर दिखना होगा। यह एक पावरफुल मैसेज होगा। पांचवा, मीडिया रणनीति भी साझा होनी चाहिए। एक ही संदेश, एक ही नारा, एक ही विजन। भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर एक नेता कुछ कहता है और दूसरा कुछ और कहता है तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। छठा, सोशल मीडिया पर भी तालमेल होना चाहिए। आजकल युवा वोटर सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं। वहां भी एकजुट संदेश जाना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाना होगा। सातवां, बूथ लेवल कमेटी बनानी होगी जिसमें तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि हों। हर बूथ पर गठबंधन का एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। यह व्यक्ति इलेक्शन डे पर पोलिंग एजेंट का काम करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई गड़बड़ी ना हो। आठवां, वोट ट्रांसफर सुनिश्चित करना होगा। यह सबसे मुश्किल काम है। बसपा का वोटर सपा के उम्मीदवार को वोट दे, सपा का वोटर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे। इसके लिए गहन जमीनी काम करना होगा। घर घर जाकर समझाना होगा कि यह गठबंधन क्यों जरूरी है। नौवां, चुनाव खर्च भी साझा करना होगा। तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव फंड जुटाना होगा। यह एक प्रैक्टिकल जरूरत है। चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। अकेले कोई पार्टी इतना खर्च नहीं उठा सकती। 10वां, चुनाव के बाद की रणनीति भी पहले से तय करनी होगी। सरकार बनने पर कैसे काम करेंगे, मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, कौन सी पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे, यह सब पहले से क्लियर होना चाहिए। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि जनता वाकई में बदलाव चाहती है? क्या मूड बदला है? जी हां, जनता बदलाव चाहती है, लेकिन विकल्प भी चाहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ भाजपा के खिलाफ होना काफी नहीं है। जनता यह भी जानना चाहती है कि विकल्प क्या है। वे ये पूछते हैं कि अगर भाजपा नहीं तो कौन? पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं, उससे जनता में बेचैनी है। कोविड के दौरान जो स्थिति हुई, उससे लोग परेशान हैं। मजदूरों का पलायन, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, ये सब बातें लोगों के मन में हैं। लोग भूले नहीं हैं कि कैसे हजारों मजदूर पैदल घर जाने को मजबूर हुए थे। मैं उस समय दिल्ली से लखनऊ जाने वाले हाईवे पर था। सैकड़ों मजदूर पैदल चल रहे थे। उनके चेहरों पर हताशा और गुस्सा था। एक मजदूर ने मुझसे कहा था कि सरकार ने हमें जानवर की तरह छोड़ दिया है। यह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। किसानों का आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। उससे पता चला कि किसान कितने परेशान हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह सरकार की कमजोरी दिखाता है।
लेकिन इससे यह भी पता चला कि जनता एकजुट होकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकती है। दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर मैंने किसानों से बात की थी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा था कि यह लड़ाई सिर्फ 3 कानूनों की नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो कह रहा था कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, युवा परेशान है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया धीमी है, पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, युवाओं का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। महंगाई से मध्यम वर्ग परेशान है, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, घर का बजट बिगड़ गया है। लोग कहते हैं कि सैलरी तो वही है लेकिन खर्च दुगना हो गया है। महिला सुरक्षा के मामले में भी चिंता है। हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाओं से लोग परेशान हैं। महिलाएं असुरक्षा महसूस कर रही हैं। न्याय मिलने में देरी हो रही है। कई बार तो लगता है कि न्याय मिलेगा भी या नहीं। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना है। उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लिंचिंग के मामले बड़े हैं, हेट क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, संविधान की भावना का हनन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा का वोट बैंक मजबूत है। उनके पास संगठन है, पैसा है, मीडिया का समर्थन है। वे धर्म और जाति के नाम पर वोट बांटने में माहिर हैं। इसलिए विपक्ष को बहुत मेहनत करनी होगी। जनता में बदलाव की इच्छा है, लेकिन वो ये भी देखना चाहती है कि विकल्प विश्वसनीय है या नहीं। अगर विपक्ष एकजुट होकर एक स्पष्ट विजन देता है तो जनता उसका साथ देगी, लेकिन अगर विपक्ष आपस में लड़ता रहा तो जनता निराश हो जाएगी। तो अंत में आपका क्या निष्कर्ष है? क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है? मेरा स्पष्ट मत है कि 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाने का रास्ता एक ही है, बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ईमानदार, वैचारिक और जमीनी गठबंधन। ये गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं होना चाहिए, ये एक वैचारिक गठबंधन होना चाहिए जो सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। ये गठबंधन उस भारत का प्रतिनिधित्व करे जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। इस गठबंधन को जनता के मुद्दों पर फोकस करना होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा, दलित अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण, ये सब मुद्दे हैं जिन पर काम करना होगा। ये गठबंधन जनता को ये भरोसा दिलाए कि उनकी समस्याओं का समाधान है। चुनावी रणनीति भी मजबूत होनी चाहिए। बूथ लेवल तक संगठन बनाना होगा, वोट ट्रांसफर सुनिश्चित करना होगा, संयुक्त प्रचार करना होगा, मीडिया और सोशल मीडिया पर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गठबंधन में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों को अपने अहंकार को छोड़कर जनता के हित में काम करना होगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी होगी। अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री तय है, अगर नहीं तो भाजपा की वापसी तय मानी जाएगी। ये इतना सरल गणित है कि इसे समझने के लिए राजनीतिक पंडित होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश में जो होगा उसका असर दिल्ली तक पहुंचेगा। अगर यहां भाजपा हारी तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए विपक्षी पार्टियों को समझना होगा कि यह समय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी का है। अगर वे इस जिम्मेदारी को समझते हैं तो